papers and packaging. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कमिश्नर और डीएम के क्षेत्र में निवेश को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। निवेश में डीएम और कमिश्नर की भूमिका को बढ़ाया भी जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और कमिश्नर्स की भूमिका को बढ़ाई जाए, इसी क्रम में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर रेवेन्यू अथॉरिटीज चेंज ऑफ लैंड यूज करना, 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए परमिशन देना या गवर्नमेंट लैंड टैक्स चेंज करना, इसको अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। इसके आगे बढ़कर वो उतना ध्यान नहीं लगा पाते। इस शासनादेश की वजह से प्रशासन जो उनके जिले में लोग रह रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक वेलबींग हो, उनके बेटरमेंट हो, उनके आर्थिक उन्नयन हो, तो इससे प्रशासनिक ऑब्जेक्टिव ऑफिसर अपना खुद से लिखते हैं तो वो इस बात का उल्लेख करेंगे। जैसे अभी तक किसी भी स्कीम में क्या बजट है, कितना खर्च किया, इस बात का उल्लेख करते थे। तो इस 2 नए चीजों का उल्लेख वो अपने एसीआर भरते समय करेंगे। इन्वेस्टमेंट कितना कराया, कितना एम्प्लॉयमेंट है, सीडी रेशियो में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, और जो उसके ऊपर के ऑफिसर हैं, जैसे डीएम के ऊपर कमिश्नर है, चेयरमैन बोर्ड के, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चीफ सेक्रेटरी है, वो इन मुद्दों पे स्पेसिफिकली कमेंट करेंगे कि ये क्या प्रगति है। सीडी रेशियो के लिए क्या बैंकर्स के साथ भी कोई ज्यादा डिस्कशन चलेगी? देखिए, जिले में जितनी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज हैं बैंक्स की, उन सभी को डीएम हेड करते हैं। तो ये उनको सभी बैंकर्स के साथ समन्वय करके इसको अचीव करना है, और यहाँ से इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट बैंक्स को पूरी तरह और आरबीआई के साथ पूरी तरह समन्वय करके उनको एक्सरसाइज करना है। डीएम और कमिश्नर महाराजगंज में 940 करोड़ रुपए की लागत से 505 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौक बाजार नगर पंचायत के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। ₹940 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण की दिशा से आज मुझे जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दीपावली के ठीक पहले चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को ये 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार मिल रहा है। मैं इसके लिए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। और इन 940 करोड़ रुपए में चौक के लिए तो ये सोने में सुहागा हो गया है कि सबसे अधिक लाभ इसमें आपको प्राप्त हो रहा है। आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जनपद महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय श्री पंकज चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री रविकांत पटेल जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री जयमंगल कनौजिया जी, विधायक सिसवा श्री प्रेम सागर पटेल जी, विधायक पलियारा श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जी, विधायक नौतनवा श्री ऋषि त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, नगर पंचायत अध्यक्ष चौक श्रीमती संगीता देवी जी, सभी
पार्षदगण, ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण और चौक और महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए चौक समेत पूरे महाराजगंज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये 940 करोड़ रुपए की जो योजनाएं आज यहां के विकास को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी, इसमें नगर पंचायत चौक के अपने स्वयं के भवन, नगर पंचायत पनियारा के स्वयं के भवन के साथ ही अन्य ऐसे जो भी स्थानीय निकाय से जुड़े हुए नवनिर्मित भवन है, उनके लोकार्पण का कार्यक्रम, खेलकूद की गतिविधियों को कैसे आगे बढ़ाया जाना है और हमारा खिलाड़ी भी, हमारा स्थानीय खिलाड़ी भी ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ में मेडल प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता है, इसके लिए अवस्थापना सुविधा किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका एक उदाहरण आज चौक में इस मिनी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल के माध्यम से भी यहां पर उसके लोकार्पण के साथ यहां देखने को मिल रहा है। पर्यटन विकास की दृष्टि से विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, लहरा देवी के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, चौक में मंदिर के विकास की योजना हो, सोनाड़ी माई के मंदिर के पर्यटन विकास की योजना हो, या फिर ऐसे पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए पवित्र धर्मस्थलों के सुंदरीकरण का कार्यक्रम हो, ये सभी इसके साथ जुड़ने के साथ ही आज चौक नगर पंचायत में योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को भी लोकार्पण का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर चौक नगर पंचायत को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के नाथ पंथ के एक बहुत सिद्ध योगी थे। यद्यपि आज से 107 वर्ष पूर्व वे इस धराधाम में अपनी भौतिक देह से नहीं रहे, लेकिन जब वह इस धराधाम पर भौतिक देह से रहते थे तो चौक में उनका बराबर आना जाना रहता था। चौक में आते थे तब साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन मंदिर के हाथी के माध्यम से ही उनको यहां पर आना पड़ता था। तब यह जनपद अलग नहीं था, गोरखपुर जनपद का एक हिस्सा था, एक तहसील के रूप में जाना जाता था और सुबह से लेकर शाम तक चलने का समय लगता था और फिर उनको यहां आने का अवसर प्राप्त होता था। कई दिन यहां रहते थे। यहां की व्यवस्था देखने के बाद फिर बाबा यहां के लोगों को अपना आशीर्वाद देकर के वापस गोरखपुर जाते थे। और कितने वर्ष के बाद आप सोचे 1917 में उन्होंने अपनी भौतिक देह को छोड़ा था और 2023-24 में उनकी मूर्ति के माध्यम से चौक में उनका स्मरण हुआ है। यह उस दिव्य विभूति के प्रति चौक की जनता की ओर से, नगर पंचायत की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करने और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। मैं इसके लिए, क्योंकि मैं स्वयं भी योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का अनुयायी हूं,
तो इस दृष्टि से मैं चौक की जनता को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर पंचायत के माध्यम से योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी का स्मरण किया। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को विकास को विरासत के साथ जोड़ने का एक आह्वान करते हुए 2047 में भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का आह्वान किया है। यह आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए हम सबके स्तर पर क्या प्रयास होना चाहिए, यह आज के अवसर पर आत्मावलोकन की आवश्यकता है। याद करिए, सरकार अपना कार्य कर रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के अपने अपने कार्यों को आगे बढ़ा रही है। युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं ITI, कहीं पर बेसिक शिक्षा के स्कूल, कहीं नलावासी विद्यालय, कहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल, कहीं कस्तूरबा गांधी विद्यालय, कहीं PM श्री विद्यालय, कहीं आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं पर उद्योग लगा करके लोगों के लिए विकास और रोजगार के अवसर खोलने के कार्यक्रम, ये अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसमें केवल सरकार की ही जिम्मेदारी है। हमारे स्थानीय निकाय की समितियों का, ग्राम पंचायतों की और आम नागरिकों की क्या भूमिका इसमें हो सकती है, यह आज हम सब के लिए एक विचारणीय प्रश्न होना चाहिए। जब यहां पे 940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, तो यहां पे स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, जिसमें एक फुटबॉल ग्राउंड, कबड्डी कोर्ट, पेवेलियन, क्रिकेट पिच, प्रैक्टिस पिच, CC रोड, पाथवे, पार्किंग, ये सभी की व्यवस्था तो है ही, साथ साथ। तो वहीं लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर सीएम योगी उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से शिष्टाचार भेंट की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ने यहां पर दौरा किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने साल 2024-25 के लिए गठित पर्यटन स्थायी समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनपद सोनभद्र और मिर्जापुर में प्राकृतिक सौंदर्य रमणीक स्थल तक प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर करोड़ों सालों पुराने जीवाश्म का पार्क है और यहाँ पर ये स्लगन जीवाश्म पार्क अमेरिका की येलोस्टोन पार्क से बड़ा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि देश विदेश से भूवैज्ञानिक और अन्य पर्यटक शोध के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। यहाँ पर पर्यटक के लिए भी बुनियादी सुविधाएं सृजित की जा रही हैं। तो वहीं प्रदेश में निवेश को और प्रोत्साहित करने और इसमें अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट और मंडलायुक्त ने भी भूमिका को परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट में अंकित किया जाना है। प्रदेश सरकार राज्य में बड़े पैमाने और साथ ही औद्योगिक निवेश किए जाने और रोजगार सृजित किए जाने पर निरंतर प्रयासरत है और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ साथ 25 सेक्टोरल पॉलिसी लॉन्च की है और इस नीतियों में भी आकर्षक सुविधाओं उद्योगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीएम मोदी जर्मन चांसलर स्कोल से जर्मन बिजनेस 2024 के एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। जर्मन बिजनेस 2024 के एशिया प्रशांत सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बहुत खास दिन है। उनके मित्र चांसलर ओलाफ स्कोल्स और साथ ही चौथी बार भारत आ रहे हैं। उनकी यहां पर यात्रा पहले मेयर के रूप में और अब 3 बार चांसलर के रूप में हुई है।
साथियों, आज का दिन बहुत विशेष है। मेरे मित्र चांसलर शोल्ज चौथी बार भारत आए हैं। पहले मेयर के रूप में और 3 बार चांसलर बनने के बाद उनका यहां आना भारत जर्मनी संबंधों पर उनके फोकस को दिखाता है। 12 साल के बाद भारत में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन बिजनेस का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यहां सीईओ की फोरम की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ हमारी नौसेना साथ में अभ्यास कर रही है। गोवा में जर्मन नेवल शिप्स पोर्ट कॉल पर है और अब से थोड़ी ही देर में भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का भी आयोजन होना है। यानी हर कदम, हर मोर्चे पर भारत और जर्मनी की दोस्ती गहरी हो रही है। ये साल भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25वां वर्ष है। अब आने वाले 25 वर्ष इस पार्टनरशिप को नई बुलंदी देने वाले हैं। हमने आने वाले 25 वर्षों में विकसित भारत का एक रोडमैप बनाया है। मुझे खुशी है कि ऐसे महत्वपूर्ण समय में जर्मन कैबिनेट ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल गुड बन सकती हैं। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है। खास तौर पर भारत की स्किल्ड मैन पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की। जर्मनी के चांसलर का भारत के आधिकारिक यात्रा पर विशेष ब्रीफिंग हुई है। इस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा गया, आपको भी सुनाते हैं। Cabinet colleagues who independently hold meetings under separate verticals and then report the results of their discussions to the 2 leaders. So this was the 7th in that series of consultations. The visit also featured addresses by both leaders to the Asia Pacific Conference of German Business. As you may be aware, this is a major conference on the calendar of German business. It's held in different parts of the world in different years. The last such conference that took place in India was nearly 12 years ago, and it's after 12 years that the conference was returning to India, gathering together German business leaders from a whole host of German industry and business. And the third and final part of the visit, which will unfold tomorrow, is the Chancellor's trip to Goa to visit 2 German naval ships that will be making a port call there after having undertaken exercises with the Indian Navy in the last few days.
The Chancellor is accompanied by a high-powered delegation, as I said, which comprises the Vice Chancellor of Germany, who's also the Minister of Economic Affairs and Climate Action. And the other ministers accompanying are the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Labour and Social Affairs, and the Minister for Education and Research. This is Chancellor Scholz's third visit to India in his capacity as Chancellor. In the last 2 years, he and the Prime Minister have met on 5 occasions, indicating the depth and breadth of our bilateral ties. This year, 2024, we are also celebrating the Golden Jubilee, the 50th year of India-Germany science and technology collaboration. And next year in 2025, we will celebrate the Silver Jubilee, 25 years of the India-Germany strategic partnership. The Chancellor arrived last night. This morning, he and the Prime Minister had a restricted bilateral meeting. Subsequently, they both addressed the Asia-Pacific Conference, where over 650 leading industry representatives from India, Germany and other countries in the Indo-Pacific were present. In their bilateral meeting, apart from discussing various areas of bilateral cooperation, they also touched on important regional and global issues, including the Russia-Ukraine conflict and the situation in West Asia. The high point of the visit was the intergovernmental consultations, which were co-chaired by the Chancellor and the Prime Minister. The relationship was reviewed across multiple pillars in the relationship, and these are primarily foreign policy and security, economy and commerce, the green sustainable development cooperation, and critical and emerging technologies and innovation, science and technology, and something that is emerging as a very, very important pole of India-Germany relations, which is mobility and migration and people-to-people ties. The visit comes at a time when there has been keen desire expressed in Germany across party lines to further strengthen relations with India. In fact, India, you might recall, was one of the few countries that was named in the coalition government agreement that was put together when Chancellor Scholz assumed office. The agreement states that coalition partners have outstanding interest in deepening the strategic partnership with India. In addition, you may also be aware that for the first time, the German government has released 2 India-specific policy documents. One is a focus on India, which is only the second such country report that Germany has released about any country. And the second is the labor strategy, skilled labor strategy, which is the first such report that Germany has released about any country. On the bilateral front, the 2 leaders expressed satisfaction at the considerable progress that has been made in diverse sectors of trade and investment, green and sustainable development, economic and development cooperation, science and technological collaboration, education, culture, people-to-people relations, and the areas that are now. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया हो